नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार पुनः आप सभी का संस्कृत सारथी चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग से एक वैकेंसी आई है अभी। और आज ही से देखिए यहाँ पे ये फॉर्म का जो स्टार्ट होगा। देखिए पहले सर्वप्रथम इसको देख लीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से ये प्रकाशित हो रहा है विज्ञापन, ठीक है। और बात करते हैं कि ये क्या है, इसमें क्या कुछ है। तो कह रहा है विज्ञापन संख्या क्या है, 10 है। और सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की ये वैकेंसी है, ठीक है। और ये जो है विज्ञापन 12 जनवरी को ही रिलीज़ हो गया था, लेकिन इसको काफ़ी समय बाद ये बनाने का हमारा विचार इसलिए आया है क्योंकि आज 22 जनवरी से ही इस फॉर्म का जो है रजिस्ट्रेशन आरंभ हो रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना इसको 22 जनवरी को ही बनाया जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पदों की संख्या इत्यादि के संबंध में। देखिए यहाँ पर संस्कृत विभाग आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा महाविद्यालय शाखा नियम 2022 के अंतर्गत सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर के निम्नलिखित विषयों के कुल कितने हैं, कुल 200 पद यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें वैकेंसी होनी है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा कलम पतला कर लेते हैं और देखते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो है हिंदी के लिए हिंदी विषय में आपका टोटल जो पोस्ट है 37 है। अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी में यहाँ पर 11 सीट देखने को मिल रहा है। खास करके दोस्तों हम यहाँ पर अनारक्षित कैटेगरी की ही बात करेंगे इसमें, ठीक है। और सबसे पहले इसमें हम ऊपर देख ले क्या कुछ है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जनरल में यूआर के लिए है, ठीक है। यूआर के लिए है। और दिव्यांग इत्यादि जो भी विधवा महिलाएं हैं या फिर फीमेल इत्यादि हैं उनके लिए सब कुछ दिया गया है। तो हर प्रकार से जो जनरल कैटेगरी में है, केवल जनरल कैटेगरी, हम उसमें ईडब्ल्यूएस की बात नहीं करेंगे। और हाँ, इस जो नोटिस है, इस नोटिस को हम संस्कृत सारथी टेलीग्राम चैनल पर भी भेज देंगे। और उसका जो लिंक होगा जुड़ने का आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके इस नोटिस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका अच्छे से अध्ययन करने के पश्चात आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अंग्रेजी विषय में भी आपको देखने को मिल रहा है। अनारक्षित में ये 7 सीट देखने को मिल रही है यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री भी है। अब चलिए, जिसके प्रति ये चैनल समर्पित है संस्कृत के लिए, तो यहाँ पर हम उस विषय की बात कर लें। सामान्य संस्कृत के अंतर्गत यहाँ पर 11 पोस्ट हैं जनरल कैटेगरी में, ठीक है। जनरल कहने से मतलब है अनरिजर्व कैटेगरी, सामान्य कैटेगरी, ठीक। यहाँ पर साहित्य, संस्कृत साहित्य के जो भी पोस्ट हैं यहाँ पर देखिए आपको ये 11 पोस्ट देखने को मिल रहा है। अब बात कर ले संस्कृत व्याकरण के लिए, तो संस्कृत व्याकरण में 9 सीट है अनारक्षित। धर्मशास्त्र में 1 सीट है। ज्योतिष गणित में 1 सीट है। और यजुर्वेद में 1 सीट है। ज्योतिष फलित में भी 1 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में भी 1 सीट, सामान्य दर्शन में भी 1 सीट, और भाषा विज्ञान के यहाँ पर 2 सीट हैं जो जनरल कैटेगरी में है। और योग विज्ञान में भी 1 सीट आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो नीचे है ये यहाँ पर ये जो WPWD और सब कुछ लिखा हुआ है, UD और WE, तो यहाँ पर उसका मतलब समझाया गया, उसका फुल फॉर्म इस वाले कॉलम में दिया गया है जिसे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नोट में कुछ दिया हुआ है। तो ये आरक्षण इत्यादि से संबंधित है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो ये आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। यदि आप राजस्थान राज्य से हैं तो आप इसको इस PDF में इस नोट को ज़रूर से ज़रूर अध्ययन कर लें, अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता के बारे में। आपसे क्या क्या मांगा जा रहा है। कह रहे हैं 1 से 4 तक के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं, ठीक है। राजस्थान संस्कृत शिक्षा महाविद्यालय शाखा सेवा अधिनियम 2022 की अनुसूची, ठीक। देखते हैं इसमें क्या कुछ है। कह रहे हैं मास्टर डिग्री विद 55%, यानी आपका MA हो,
जिसको आप पीजी भी बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? हिंदी में आप परास्नातक भी बोलते हैं, ठीक है। और संस्कृत माध्यम से जो पढ़ाई करते हैं एमए की, उन्हें आचार्य के नाम से जाना जाता है, आचार्य की उपाधि उनको दी जाती है। यानी इनमें आपका कितना होना चाहिए? 55% मार्क न्यूनतम आपका होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लें दूसरी, तो दूसरी बात यहाँ पर ये दूसरे क्रम में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप स्लेट या फिर सेट या फिर नेट पास हों, ठीक है। आप राज्य जो राजस्थान राज्य अपना सेट करवाता है पीएचडी एंट्रेंस के लिए, और यहाँ पर जो यूजीसी द्वारा एनईटी, ठीक है, नेशनल लेवल पे नेट का जो परीक्षा कराया जाता है, पात्रता परीक्षा, तो या तो आप वो पास हों या फिर आप यहाँ पर ये पास हों, स्लेट और सेट जो भी होता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि कैंडिडेट हु आर हैव बीन awarded a PhD degree according the University Grant Commission standards and procedure for award MPhil PhD degree regulation 2009 से 2016, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप PhD डिग्री धारित करते हैं तब भी आपको नेट सेट और स्लेट जो भी है इसको कम से पास करना अनिवार्य है, बिना इसके आप जो है इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। और देखना है यहाँ पर PhD किस प्रकार से कहा जा रहा है, किस प्रकार से आपका PhD हो, तो उसकी जानकारी ये यहाँ पर दे दी गई है, इसे आप PDF में अलग से देख लीजिएगा, ठीक है। अब पद संख्या, ये जो क्रम संख्या 5 से 15 है, शैक्षणिक योग्यता है राजस्थान संस्कृत शिक्षा महाविद्यालय शाखा सेवा अधिनियम 2022 की अनुसूची के अनुसार ये बात की जा रही है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आमूलचूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, बाकी सब कुछ वही है। देखिए आचार्य डिग्री विद 55%, ठीक है। और कितना है? 5 से 15 है। फिर बिसाइड यहाँ पर नेट की बात की जा रही है, यहाँ पर PhD है, ठीक है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो 5 से 15 वाले में है क्या है, ऊपर चल के थोड़ा सा देख लिया जाए, ठीक है। तो ये है आपकी कम से कम जो आपकी योग्यता होनी चाहिए वो। और यहाँ पर कह रहे हैं 1 जून, देखिए इसमें नोट लगा हुआ है, 1 जून 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश से स्लेट और सेट अभ्यर्थी पात्र होगा। यानी 2002 से पहले यदि आपने उत्तीर्ण किया है स्लेट या फिर सेट, तो आप इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं। और यदि 1 जून 2002 को मतलब इस तिथि को या फिर उसके बाद किसी अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण किया है तो मान्य नहीं होगा, लेकिन यदि आपने राजस्थान से उत्तीर्ण किया है स्लेट या सेट तो आप फॉर्म भरने के योग्य हैं। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान दिया गया। उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला हो वह व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। यानी जो अपेयरिंग होता है, जैसे होता है कि आप एमए कर रहे हैं, एमए अपेयरिंग में ही आपने नेट की परीक्षा पास कर ली है, ठीक है, और आपका जो है फॉर्म जो फाइनल एग्ज़ाम होना है एमए का लास्ट सेमेस्टर का या फिर लास्ट ईयर का वो होने वाला है। तो ऐसे में आप अपेयरिंग दिखा करके फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन जब आपका साक्षात्कार होगा उसके पहले आपका एमए का प्रमाण पत्र यानी अंक पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी आपको अंतिम रूप से चयन किया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल यहाँ पर दिखा रहा है क्या है, तो यहाँ पर जो है ग्रेड पे आपका 6000 है, ठीक है। और राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में मतलब यहाँ पर भी वो क्या बोलते हैं, यहाँ पर भी कम से कम 2 साल के लिए आपको परीक्षा काल यानी प्रोबेशन पीरियड पे रखा जा रहा है, ठीक है। और बात कर लें अधिकतम आयु न्यूनतम आयु की, तो 1/1/2025 को आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी 40 तक नहीं पहुँच पाए, एक आध दिन कम रहेगा तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं।
और अधिकतम आयु के लिए यहाँ पर बात कर लें तो राजस्थान के जो भी निवासी हैं उनको यहाँ पर छूट मिल रहा है। ठीक है, ओबीसी SC ST को 5 साल और सामान्य वर्ग की महिला को भी 5 साल, और राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा EWS जो भी हैं उनको यहाँ पर 10 साल की छूट दी जा रही है। और विधवा विवाह और विच्छिन्न विवाह इत्यादि जो भी है इससे संबंधित ये यहाँ पर अधिकतम आयु कोई भी सीमा नहीं है, आप कितनी भी उम्र हो आपकी, आप यहाँ पे आप फॉर्म अपना भर सकती हैं। ये महिलाओं के लिए है। ठीक है, और हमारी मांग है दोस्तों कि यहाँ पर जो महिला लिखा है यहाँ पर पुरुषों का भी आना चाहिए, क्योंकि पुरुष भी ऐसा काफ़ी त्याग करते हैं, ऐसी ज़िंदगी जीने को मजबूर होते हैं। तो कुछ सोचना चाहिए सरकार को। ठीक है, केवल राज्य सरकार को नहीं, पूरे भारत सरकार को भी सोचना चाहिए इस पर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ फॉर्म आप कैसे भरेंगे, क्या क्या विवरण लगना है इसमें, तो इसको देख लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये नॉर्मलाइजेशन इसमें लगेगा इस परीक्षा में। ठीक है, और बात कर लें जो आवेदन की अवधि है आज 22 जनवरी 2024 से 21 फरवरी 2024 की रात्रि 12 बजे तक है। आप फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर ये वेबसाइट है, क्या है वेबसाइट, rpscrajasthan.gov.in। ठीक है, पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन क्लिक को करके SSO पोर्टल जो होता है दोस्तों, इनका एक अपना खुद का इस पर भी पोर्टल है, और यहाँ पर इस पोर्टल पर SSO rajasthan.gov.in से लॉगिन करके सिटीजन ऐप G2C से मतलब ये जो भी हो, यहाँ पर आपको OTR करना है। इनका कहने का कुल मतलब यही है कि आपको OTR करके तभी फॉर्म भरना है, बिना इसके आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, जैसा कि अब सभी राज्य प्रायः कर रहे हैं। और केंद्र सरकार की वैकेंसी में भी जैसे UPSC फॉर्म भरवाता है, और आपके उत्तर प्रदेश में भी ये OTR अब अनिवार्य कर दिया गया, तो OTR के बिना आप अपना फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जो भी फ़ोटो अपलोड करेंगे वो नवीनतम होगी और उसकी 5 रंगीन प्रति आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर OTR फाइल इत्यादि सब कुछ दिया गया है क्या क्या होगा। तो कहना है कि आवेदन अवधि के दौरान यदि आपके आवेदन पत्र में कोई भी गलती हो तो आप कितना देंगे, संशोधन शुल्क आप 500 रुपये दे करके अपने फॉर्म में आप वो कर लेंगे, संशोधित कर लेंगे, एडिट करवा लेंगे। ठीक है, और कहना है कि OTR लागू किए जाने के कारण अभ्यर्थी ऑनलाइन में जो आपने आवेदन किया है उसमें क्या होगा, अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई भी संशोधन संभव नहीं होगा। तो OTR अपना ज़रा ध्यान से भरिएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर किसी प्रकार का संशोधन करते हैं तो आपको 500 रुपये शुल्क देना ही पड़ेगा। अब बात कर लें यहाँ पे इस फॉर्म का जो फीस है, यहाँ पर 600 रुपये है OBC और जनरल और EWS के लिए, बाकी सभी के लिए 400 रुपये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ ये परीक्षा का प्रोफार्मा दिया गया है। आपके कुल 3 पेपर होंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे, जो भी संस्कृत हो, हिंदी हो, चाहे जो भी हो। यहाँ पर 3 घंटे का पेपर होगा, 75 क्वेश्चन, 75 अंक के होगा। और यहाँ पर भी ये मतलब 2 पेपर आपके भाषा के होंगे और एक जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान से संबंधित विशेष जो भी है वो पूछा जाना है आपसे। और यहाँ पर देखिए कहा गया है कि आपको आंसर शीट जो है ब्लू बॉल पॉइंट पेन, नीले पेन से ही भरना है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखते जाइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, देखें और क्या कुछ है इसमें। तो बस दोस्तों इस फॉर्म के संबंध में बस इतनी जानकारी थी। हाँ, और विस्तृत जानकारी के लिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप कोई भी फॉर्म भरने से पहले आप ज़रूर से ज़रूर आप उसके नोटिफिकेशन की अच्छी सी जांच कर लें, अच्छे से उसको देख लें, पढ़ लें, समझ लें, इसके बाद ही अपने फॉर्म को भरें। क्योंकि अब देखिए प्रायः जितने भी लोक सेवा आयोग हैं सब अपने यहाँ OTR लागू कर रहे हैं, और OTR में यदि आपकी कोई गलती हो गई तो वहाँ पर सुधार करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में ये आपकी जिम्मेदारी है, बनती है कि आप अपने फॉर्म को सही भरें। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। इसी प्रकार की वीडियो हम हमेशा बनाते रहें, इसके लिए आप अपना जो है लाइक और कमेंट ज़रूर करें हमें, इससे हमारा उत्साहवर्धन होगा। और आप सभी के लिए इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहेंगे।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।